हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज टिम्बर स्ट्रक्चर। टिम्बर स्ट्रक्चर ओके। तो जैसा आपको नाम से क्लियर है कि अब जो आपका स्ट्रक्चर है, जब भी मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चरल मेंबर, सपोज बीम है ना, कॉलम, then trusses, ठीक है। अब मैं देखो, स्ट्रक्चरल मेंबर तो और भी होते हैं, वॉल भी स्ट्रक्चरल मेंबर है आपका, स्लैब भी स्ट्रक्चरल मेंबर है आपका, ठीक है। बट हम ये, मैं सिर्फ उन्हीं मेंबर्स के नाम लिख रहा हूँ स्ट्रक्चरल मेंबर के जो हम टिम्बर से डिजाइन करने वाले हैं। वॉल तो करते नहीं है ना, करने को कर लो बट होता नहीं। देन स्लैब, फ्लोर ऑब्वियसली होता है बट स्लैब नहीं होता है ना। मतलब फ्लोरिंग का मतलब कि आपने स्लैब बना लिया, उसके ऊपर आपको फ्लोरिंग करना है, वो टिम्बर की हो सकती है, ठीक है, बट स्लैब नहीं बनती है। ओके, सो हम मेनली ये मेंबर्स डिजाइन करेंगे टिम्बर से। अब टिम्बर में क्या है, देखो ब्रिक्स में जो आपका टेंसाइल स्ट्रेस है ना, क्योंकि ब्रिक्स हम मोटार के साथ रख रख के ब्रिक्स से स्ट्रक्चर बनाते थे। तो जो टेंशन में आपके मेंबर्स है, सपोज आप बीम की बात करो तो वो हमने ब्रिक से डिजाइन नहीं किया है ना, क्योंकि ब्रिक में टेंसाइल स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि छोटा छोटा मेंबर है जो बीच में मोटार है। जैसी ब्रिक अब बीम में क्या होता है, सपोज ये बीम है, लोड आपने लगाया, ये बेंड करेगी, बेंड करेगा तो जो अगर ब्रिक से आपने बनाया तो जो मोटार है बीच में स्पेस बढ़ेगा और वो क्रश हो जाएगा, आपका बीम फेल हो जाएगा। तो बीम हम डिजाइन नहीं कर सकते, बट टिम्बर से हम कर सकते हैं बीम डिजाइन, क्योंकि एक तो ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर है पूरा, ठीक है। देन इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये टेंसाइल। यहां पर क्या हो रहा है, ये अब सपोज अगर मैं इस तरीके से बीम की बात करूं और ये लोड लगाने के बाद सपोज ये सीन है, तो इसकी जो नीचे वाली लेयर है ना, बेंडिंग से क्या होगा, ये टेंसाइल स्ट्रेस में आएगी, खींचेगी। जैसी टेंशन आ रहा है तो वो टेंसाइल स्ट्रेसेस है ना, तो टेंसाइल स्ट्रेसेस इसमें आ रही हैं और इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तो हम इससे बीम टिम्बर से डिजाइन कर सकते हैं। और साथ में यहां पर क्या हो रहा है, बेंडिंग, क्योंकि यहां से तो किसी भी कनेक्शन से है ना, यहां से तो आप मूव कर नहीं सकते बीम, एक तरफ से कैंटिलीवर बीम अलग से डिजाइन करते हैं, बट जो आपके पॉइंट्स हैं यहां से आपका बीम मूव नहीं होगा, लोड लगाने से बेंडिंग होगी, तो यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आ गई। इसकी हम अभी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की टिम्बर की, बट ये समझ लीजिए कि हम कौन कौन से मेंबर डिजाइन करेंगे बीम्स, कॉलम एंड ट्रसेस टिम्बर से। अब हम बात कर लेते हैं टिम्बर की। ऑब्वियसली ट्रीज से बनता है और स्ट्रक्चरल मेंबर बनाने के लिए है ना कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ टाइप से बनता है। जैसे हम सीजनिंग करते हैं तो हमारी क्या लिमिट होनी चाहिए, टेम्परेचर या मॉइस्चर कितना होना चाहिए, ठीक है, वो सब कैरी करके हम स्ट्रक्चरल मेंबर बनाते हैं टिम्बर से, है ना। बहुत सारे ट्रीज हम यूज करते हैं, सारे, जैसे सपोज मैंगो हो गया आपका, जामुन, देन बबूल, टीक वुड, सैलवुड, है ना, कि हम टिम्बर बनाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, कि टिम्बर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी मैं प्रॉपर्टीज बात कर रहा हूं वो सारी आपकी कोड में गिवन है, आपको इसमें कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, सब कुछ आपको कोड में गिवन है, एंड दैट कोड इज IS 883। मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको मैं पेज नंबर भी बताता रहूंगा, ये प्रॉपर्टीज आपकी कहां कहां पर गिवन है। ओके, बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। देखो, अब हर वुड में या हर टाइप के टिम्बर में अपनी एक स्ट्रेंथ है कि वो कितना टेंशन कैरी कर सकता है, वो कितना बेंडिंग कैरी कर सकता है, वो कितना कंप्रेशन कर सकता है, कैरी कर सकता है। और डिपेंड करता है कि ये हम कहाँ कहाँ पर यूज कर रहे हैं।
ये जो टिम्बर की स्ट्रेंथ है ये लोकेशन पर भी डिपेंड करती है ना। तो जो भी मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है कि आप कहां पर यूज कर रहे हो। इनसाइड लोकेशन है, मतलब कि आप जो भी मेंबर बना रहे हो, सपोज मैं बीम की बात करता हूं, तो बीम आप जो घर का अंदर वाला पार्ट है वहां के लिए बीम डिजाइन कर रहे हो तो आपकी स्ट्रेंथ अलग होगी। अगर आप बाहर के लिए डिजाइन कर रहे हो तो स्ट्रेंथ अलग होगी, क्योंकि टिम्बर एक ऐसा मटेरियल है जो बाहर के फैक्टर पे, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ना। कि टेम्परेचर से उसकी स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा या मॉइस्चर से उसकी स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर सपोज किसी ऐसे लोकेलिटी में या ऐसे इन्वायरमेंट में आप डिजाइन कर रहे हो जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है ना, तो इसे हम बोलते हैं वेट लोकेशन, तो वहां पर स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, तो जो भी मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा वो इन 3 चीजों पर डिपेंड करती है, लोकेशंस पर, कि आप इनसाइड लोकेशन के लिए डिजाइन कर रहे हैं, आउटसाइड के लिए कर रहे हैं, या वेट लोकेशन या वेट कंडीशंस के लिए डिजाइन कर रहे हैं, है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं ई से। और ये आप सबको पता है क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है कि इलास्टिक लिमिट में आपके मटेरियल को रहने के लिए कितना लोड अप्लाई करना चाहिए हमें। ठीक है, मतलब इलास्टिसिटी आप सबको पता है कि लोड आप हटा लो तो ओरिजिनल शेप एंड साइज में रीगेन कर जाए। तो कुछ लोड तो ऐसा होगा ना जिसके बाद भी आप अगर लोड लगाते रहो तो वो अपने शेप एंड साइज पे रीगेन नहीं करेगा, है ना। मतलब वो अपनी इलास्टिक लिमिट से बाहर चला जाएगा उस लोड के बाद। सपोज मैं एक जनरल सी वैल्यू लिखता हूँ 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर में 100 किलो न्यूटन तक लोड लगा रहे हो तो वो इलास्टिक लिमिट में रहेगा। मतलब ये लोड आप हटा लेते हो तो आपका शेप एंड साइज रीगेन हो जाएगा। ठीक है, बट इसके बाद अगर आप लोड लगाते हो तो आपका शेप एंड साइज रीगेन नहीं होगा। मतलब उसका जो स्ट्रक्चरल बॉन्ड है आपके मटेरियल का वो किसी पार्ट में फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से फेल हो गया, आपका मटेरियल खत्म हो गया, बट वापस अपने शेप एंड साइज में रीगेन नहीं करेगा। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है टिम्बर की। ठीक है, सेकेंड बेंडिंग एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस। बेंडिंग एंड टेंशन स्ट्रेसेस जिसे हम डिनोट करते हैं FB और FT से। अब ये क्या है बेंडिंग एंड टेंशन स्ट्रेसेस, मतलब आप किसी तरीके की लोडिंग लगा रहे हो और उसकी वजह से बेंडिंग हो रही है ना, या फिर आपके टिम्बर में टेंसाइल स्ट्रेसेस यानी टेंशन जनरेट हो रहा है, तो वहां पर क्या लिमिट है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कितना भी लोड लगा दो आप वो कभी फेल ही नहीं करेगा, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो कुछ लिमिट होती है ना। सपोज अगर मैंने बोला 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब कि अगर टेंशन आ रहा है आपके टिम्बर में तो वो सिर्फ पर mm स्क्वायर इतना कैरी कर सकता है। अगर आपकी लोडिंग इससे ज्यादा है तो आप अपना डिजाइन रिवाइज करिए, ठीक है, या फिर एरिया बढ़ाइए, साइज बढ़ाइए, आप जो भी मेंबर डिजाइन कर रहे हैं उसका, है ना। और इसके अंदर स्ट्रेसेस होनी चाहिए। ठीक है, तो बेंडिंग एंड टेंशन स्ट्रेसेस का मतलब है कि बेंडिंग आ रही हो मेंबर में या फिर टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही हो तो किस लिमिट तक वो लोड कैरी कर सकता है। और ये सारी वैल्यूज स्ट्रेसेस की हैं, मतलब आपकी पर mm स्क्वायर कितना लोड कैरी कर सकता है वो बताएंगे। यूनिट है मेगा पास्कल और मेगा पास्कल को ही हम बोलते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है। और ये भी डिपेंड करेगी किस पे, लोकेशंस पे, कि आपकी इनसाइड लोकेशन है, आउटसाइड लोकेशन है या वेट लोकेशन है। आपकी जो टेबल गिवन है, मैं भी टेबल आपको दिखा भी दूंगा इस तरीके से गिवन है। जो टेबल गिवन है इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए या वेट लोकेशन के लिए अलग अलग गिवन होती है फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिम्बर। ओके, नेक्स्ट इज shear. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज shear.
ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एफ वी से। ओके, अब ये दो तरीके से गिवन होता है। शेयर बात कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी शेयर क्या होता है। जब भी दो लेयर्स आपस में मूव करते हैं उसे हम बोलते हैं शेयर। तो देखो होगा क्या, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं टिम्बर। अब टिम्बर के केस में क्या होता है, हम इसे मानते हैं कि इस तरीके से है, लेयर्स में हमारा पूरा स्ट्रक्चर है टिम्बर का। ठीक है, उसमें तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते थे ब्रिक में, तो उसमें तो हम लेयर ऐसे मान नहीं सकते थे, लेकिन टिम्बर में हम ये मानते हैं कि एक लेयर है ना, लेयर 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 आपस में जुड़ के टिम्बर हमारा बना हुआ है। तो जैसे ही आपने सपोज लोड लगाया है ना, तो ये बेंड करेगा, बेंड करेगा तो ये लेयर और ये लेयर, इनके बीच में जो कनेक्शन होगा वो एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, शेयर। ठीक है, तो अब जो ये वाली वैल्यू है ये हमें बताती है कि इस शेयर में कितना लोड कैरी कर सकता है। ठीक है, हो सकता है कि बेंडिंग में बहुत ज्यादा कैरी कर रहा हो, बट शेयर में कम कर पा रहा हूं, है ना। जो लेयर है वो जल्दी एक दूसरे से कनेक्शन अपना छोड़ दें, हो सकता है यहाँ पर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही कैरी करे, यहाँ पर 20 कर रहा है तो ठीक है। तो आप 20 के लिए शेयर में भी तो डिजाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है बेंडिंग में सेफ रहे, शेयर में फेल हो जाए। ठीक है, तो जब हम डिजाइन करेंगे तो हम इन सब के बारे में देखेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि टर्म्स क्या क्या है। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं एफ वी से, एंड दैट इज शेयर स्ट्रेस, और इसकी भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट इज कंप्रेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंप्रेशन। फोर्थ इज कंप्रेशन। अब ये कंप्रेशन दो तरीके से होती है। पहला पैरेलल टू द ग्रेन। अब ये समझिए पैरेलल टू द ग्रेन क्या है। ये आपकी जो लेयर्स है ये ग्रेन्स है, ये ग्रेन्स है। ठीक है, अब आपको देखना होता है कि आपकी जो लोडिंग है वो पैरेलल टू द ग्रेन है या परपेंडिकुलर टू द ग्रेन है। ओके, पैरेलल टू द ग्रेन का मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल आपकी ये ग्रेन्स है। अगर बीम है तो आपकी ग्रेन्स कैसे हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। अगर आप इसे कॉलम बना लेते हो, आपका ये जो मेंबर है ये इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। अगर ऐसे होगा तो ग्रेन्स आपकी कैसे होंगी, ये वाली ग्रेन्स, ये। ठीक है, अब ये लोडिंग हम लगा दें। अब लोडिंग वर्टिकल है, ऐसे ऐसे मूव करेगी, ये कैसी है, पैरेलल टू द ग्रेन है। यहां पर लोडिंग कैसे है, ये वर्टिकल है, ग्रेन्स ऐसी है, तो ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल टू द ग्रेन है। तो हमारा कंप्रेशन दो चीजों पे डिपेंड करता है कि हॉरिजॉन्टल टू द ग्रेन अगर है तो कितना स्ट्रेंथ होगा, और परपेंडिकुलर टू द ग्रेन है तो कितना स्ट्रेंथ होगा, है ना। अगर यहां पर सपोज मैं लोड लगा रहा हूं तो सिर्फ इस पॉइंट पर लोड लग रहा है, ये परपेंडिकुलर टू द ग्रेन। अब परपेंडिकुलर टू द ग्रेन में क्या होगा, ये स्ट्रेसेस होंगी, ये अब इसका इंपैक्ट होगा बेंडिंग, है ना। जब परपेंडिकुलर टू द ग्रेन कंप्रेशन होगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, बेंडिंग। लेकिन अगर इसे ऐसे रख देता हूं, है ना, ऐसे में लोड लगा रहा हूं तो ये ज्यादा लोड करेगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, कंप्रेशन। तो दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगी कि आपकी लोडिंग पैरेलल टू द ग्रेन है कंप्रेशन में या हॉरिजॉन्टल टू द ग्रेन है। ठीक है, और इसे हम डिनोट करते हैं FCC, FCP compression parallel to the grain, and this is FCH compression horizontal to the grain. horizontal लिख दिया है, ये perpendicular to the grain होगा, parallel to the grain and perpendicular to the grain। ठीक है, इसे FCT से डिनोट करते हैं। दिस इज FCP पैरेलल टू द ग्रेन एंड FCT परपेंडिकुलर टू द ग्रेन। सॉरी वो गलत हो गया, हॉरिजॉन्टल टू द ग्रेन लिख दिया था। और दोनों की यूनिट क्या होती है, यूनिट यहाँ पर भी सेम होती है, दैट इज मेगा पास्कल एंड दैट इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, है ना। और बाकी मैंने जितनी वैल्यूज लिखी हैं वो सब लोकेशन पर तो ऑब्वियसली डिपेंड करेंगी, है ना। मतलब पैरेलल टू द ग्रेन पे भी आपकी तीन वैल्यू होंगी, इनसाइड
आउटसाइड एंड वेट लोकेशंस। सिमिलरली परपेंडिकुलर टू द प्लेन में भी 3 वैल्यू होंगी, इनसाइड, आउटसाइड एंड वेट लोकेशन, है ना। और ये बहुत लॉजिकल भी है, मतलब जहां पर बारिश ज्यादा हो रही है वहां की टिम्बर की स्ट्रेंथ और घर के अंदर आपने जो बीम बनाई है वहां पे टिम्बर की स्ट्रेंथ दोनों की सेम तो नहीं मान सकते हो ना आप, ठीक है। उसका एक्सपोजर कंडीशन, मतलब क्या एक्सपोजर कंडीशन है, टेम्परेचर कितना है, मॉइस्चर कितना है, अगर सी साइड में आप बना रहे हो, है ना, तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके टिम्बर में, ज्यादा जल्दी डिटोरिएट होगा। सो वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये वैल्यूज यहाँ पर अलग अलग होती हैं। कैसे यूज करेंगे हम, कहाँ पर यूज करेंगे वो देख लेंगे, बट अभी सिर्फ आप टर्म्स समझ लो, क्योंकि ये टर्म्स आप यूज करेंगे हम अभी डिजाइन में, तो आपको पता होने चाहिए वैल्यूज क्या क्या होती। ओके, अब इन्हीं प्रॉपर्टीज से टिम्बर की ग्रेडिंग डिसाइड होती है ना। और ये कोड में आपकी गिवन है पेज नंबर 2 में। टिम्बर की ग्रेडिंग हमने 3 तरीके से ग्रेड किया हुआ है टिम्बर को, दैट इज ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए क्या है? ग्रुप ए इज जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 12.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा हो, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 12.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और बेंडिंग स्ट्रेसेस है वो 18 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा हो, है ना। वो सारे टिम्बर्स किस में आ जाते हैं? ग्रुप ए में आ जाते हैं, जिसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 12.6 इंटू 10⁻³ से ज्यादा हो, और जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो 18 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा हो। देन ग्रुप बी, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा हो, ठीक है, और किससे कम हो? 12.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पता नहीं आज कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होता है और इससे कम होता है, मतलब इसके बीच में लाई करता है, लिमिट क्या होगी? 9.8 टू 12.6, ठीक है। और जो एफ बी है वो 12 से 18 के बीच में लाई करता है, मतलब 12 से ज्यादा हो, 18 से कम हो, और सारी वैल्यूज किसमें? न्यूटन पर mm स्क्वायर में। एफ बी 12 से 18 के बीच में लाई करे एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 9.8 से 12.6 के बीच में लाई करे, तो जो आपका टिम्बर है वो ग्रेड बी या ग्रुप बी में आ जाता है। ओके, देन जो ग्रुप सी है इसमें क्या है? जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो 5.6 से 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच में लाई करे। ऑब्वियसली इसमें भी 10⁻³ है, 5.6 इंटू 10⁻³ टू 9.8 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर लाई करे, और जो एफ बी है दैट इज 8.5 टू 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 3 ग्रुप हमने डिवाइड किए, दैट इज ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। किसके? प्रॉपर्टीज के हिसाब से। मेन प्रॉपर्टीज क्या है? जो आपकी बेंडिंग स्ट्रेस है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, पेज नंबर 2 में गिवन है ये IS 883, पेज नंबर 2। ओके, अब मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूं, है ना, वो आप प्लीज देख लीजिए, और कैसे वैल्यू देखते हैं वो भी देख लीजिए। ओके, सो दिस इज योर टेबल, है ना, जिसमें सबसे पहला कॉलम क्या है? टिम्बर के नेम का, है ना। बबूल देवदार, रोजवुड जामुन,
मैंगो, केल, चीर, इंडियन ओक, सेल एंटीक। ठीक है, ये टिम्बर के नेम्स हैं। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी 12% मॉइस्चर। अब इससे ज्यादा मॉइस्चर हम परमिट नहीं करते हैं स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए, है ना, मतलब सिर्फ मॉइस्चर कितना होना चाहिए, 12% तक है, तब तक ठीक है। उतने मॉइस्चर पर आपकी डेंसिटी क्या है, ठीक है, वो वैल्यू गिवन है न्यूटन पर मीटर क्यूब में। देन नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी गिवन है किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, तो सपोज अगर आप बबूल वुड की बात करते हो तो क्या है इसमें 10.59 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो दैट मीन्स 10.59 इंटू 10 टू द पावर 3। अब ये किस में आ जाता है, ये आ जाता है ग्रुप बी में, 9.8 टू 12.6 तक होता है, एंड दैट इज 10.59 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब ये ग्रुप बी का आपका टिम्बर है। देन नेक्स्ट इज बेंडिंग। अब 3 लोकेशंस में आपकी गिवन है बेंडिंग एंड टेंशन की वैल्यूज। आपको अगर आपका वुड गिवन है तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। देन शियर आपको गिवन है, ठीक है, शियर गिवन है। अब शियर में फिर से वही 2 पार्ट है ना, हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग द ग्रेन। तो जब बीम की बात करोगे, है ना, तो बीम आपका हॉरिजॉन्टल लेड होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल टू ग्रेन हो जाएगी। जब कॉलम की बात करोगे, कॉलम में शेयर की बात करोगे, तो वो अलोंग द ग्रेन बात करोगे आप। ठीक है, तो ये आपकी शेयर की वैल्यू, सारी वैल्यूज मेगापास्कल में है। देन कंप्रेशन पैरेलल टू द ग्रेन एंड कंप्रेशन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन, तीनों लोकेशंस के लिए आपको गिवन है। तो आपको अगर आपके टिम्बर का नाम पता है तो आप वैल्यू देख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं गिवन होता कि किस लोकेशन के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, तो वो आप अपने मन से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से लोकेशन के लिए डिजाइन करना चाहते हैं। ऑलराइट, देन इसमें नेक्स्ट आता है फॉर्म फैक्टर। नेक्स्ट इज फॉर्म फैक्टर। ठीक है, फॉर्म फैक्टर मेनली क्या है, किस फॉर्म में आप टिम्बर का यूज कर रहे हैं उसके लिए एक फैक्टर है ना, कि आपको डेप्थ विड्थ कितना रखना है ना, या फिर कौन से फैक्टर के हिसाब से रखना है। ये फैक्टर होते हैं K1 से लेकर K10 तक। ठीक है, कुछ बीम के डिजाइन में यूज होते हैं, कुछ कॉलम के डिजाइन में यूज होते हैं, कुछ ट्रसेस में यूज होते हैं। तो जैसे जैसे हम डिजाइन करते रहेंगे वैसे वैसे मैं ये बताता रहूंगा आपको। ठीक है, बट K1 से K10 तक यूज होते हैं, किसकी क्या क्या वैल्यू है वो मैं बताता रहूंगा। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि जब भी हम टिम्बर स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो हमें फॉर्म फैक्टर देखना होता है ना। ये फॉर्म फैक्टर में कुछ डिपेंड करते हैं डेप्थ पर, है ना, कितनी डेप्थ रखेंगे, कुछ डिपेंड करते हैं शेप पर, ठीक है, कुछ डिपेंड करते हैं कि आपका जो लेंथ टू डेप्थ रेशियो कितना है उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये फॉर्म फैक्टर बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं। 10 फॉर्म फैक्टर होते हैं K1 से लेकर K10 तक। जैसे जैसे हम मेंबर्स डिजाइन करेंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे कौन सा फॉर्म फैक्टर कहाँ यूज हो रहा है। ऑलराइट, ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ टिम्बर कॉलम्स। डिजाइन ऑफ टिम्बर कॉलम्स बहुत आसान सा डिजाइन है। और आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी फॉर्मूलेस में यूज होने सब आपको कोड में गिवन है ना। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस स्टेप से एक बार देख लो, फॉर्मूले को उठा के वैल्यू रखना है, आपका डिजाइन हो जाएगा। ओके, सबसे पहले कॉलम्स की जब भी बात आती है तो हम बात करते हैं कि कॉलम कौन सा डिजाइन करना है। आपको शॉर्ट कॉलम डिजाइन करना है, लॉन्ग कॉलम डिजाइन करना है, इंटरमीडिएट कॉलम डिजाइन करना है। अब यहां पर टिम्बर के केस में आपको पता है स्लेंडरनेस रेशियो डिफाइन करता है ना, आप कॉलम पहले डिजाइन कर चुके हो। इस शॉर्ट, इंटरमीडिएट या लॉन्ग कॉलम डिफाइन करता है स्लेंडरनेस रेशियो। और स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ये सब हम बात कर चुके हैं तो मैं वापस आपको नहीं समझाऊंगा। लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ की बात कर लेते हैं, है ना। ब्रिक में तो हम नहीं मान लेते कि दोनों तरफ से
आपका मोटार से फिक्स है तो पिंड होगा तो के की वैल्यू 1 हो जाती है इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना। जब बॉल के लिए डिजाइन किया था तो वहां से हमने कोड से देख लिया था कि आपकी बॉल क्रॉस वॉल्स कहाँ पर हैं, बॉल कंटिन्यूअस है या तुरंत क्रॉस वॉल्स है, वहां से वैल्यू मिल जाती थी हमें इफेक्टिव लेंथ की। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफेक्टिव लेंथ की। इज इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ का आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पर K इंटू एस, जहां पर S होती है आपकी अनसपोर्टेड लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ। ठीक है, मतलब कि आप टिम्बर अभी ऐसे उठा रहे हो कोई ब्लॉक, उसकी जो लेंथ होगी कहीं से सपोर्टेड नहीं है, दैट इज अनसपोर्टेड लेंथ। वो इफेक्टिव लेंथ कैसे बनेगी? अब जैसे ये अनसपोर्टेड लेंथ है तो जैसे ही आप सपोर्ट लगा दोगे उसमें, है ना, वो क्या बन जाएगी आपकी इफेक्टिव लेंथ। अब ये सपोर्ट कौन कौन से होंगे? केस 1, दोनों तरफ से पिन पॉइंटेड हो। पिन पॉइंटेड कैसे? मतलब एक तरफ से आपने कील लगाया, दूसरी तरफ से कील लगाया। अब सपोज ये कॉलम है, कॉलम कैसे जोड़ोगे? एक एंड ये होगा, एक एंड ये होगा, यहां से भी कील मारी, यहां से भी कील मारी, ये कॉलम फिक्स हो गया। मतलब ये कैसा है? पिन पॉइंटेड है ना। मतलब कि अगर दोनों पॉइंट, दोनों एंड पिन पॉइंटेड हो, बोथ एंड्स पिन पॉइंटेड, तो K की वैल्यू क्या होगी? 1। अगर बोथ एंड्स पिन पॉइंटेड है तो K की वैल्यू क्या होगी? 1। अगर एक एंड पिन पॉइंटेड है, वन एंड पिन पॉइंटेड एंड अदर इज फिक्स्ड, अदर फिक्स्ड, तो K की वैल्यू क्या होगी? देन K की वैल्यू होगी 0.80। एंड अगर दोनों फिक्स्ड हैं, बोथ फिक्स्ड, तो K की वैल्यू होगी 0.65, 0.65, है ना। सपोज अगर आपको लेंथ की वैल्यू दी है कि लेंथ आपकी 4 मीटर है और एक एंड पिन पॉइंटेड है एंड अदर फिक्स है, तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा? एल इफेक्टिव हो जाएगा 0.8 इंटू 4, दैट इज 3.2 मीटर। सिंपल है ना। तो यहां से अब आपको इफेक्टिव लेंथ पता चल गई। अब लीस्ट लेटरल डायमेंशन, अगर आपका, इधर बता देते हैं, अगर आपका रेक्टेंगुलर कॉलम है तो इसमें मैंने लेटरल की बात कर ली है। सपोज अगर आपकी लेटरल डायमेंशन है विड्थ एंड डेप्थ, तो इसमें से भी जो भी छोटा है, सपोज अगर डेप्थ आपकी छोटी है तो डेप्थ हो जाएगी। स्क्वायर है तो इसमें तो एक ही डायमेंशन होगी, जो भी साइज है स्क्वायर का, सपोज ए है तो ए हो जाएगा। अगर आपका सर्कुलर है, सर्कुलर है तो क्या हो जाएगा? डायमीटर लेटरल डायमेंशन हो जाएगी। क्लियर है? ओके, चलो अब हम बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो की, कि आपके कॉलम्स के लिए स्लेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए। ओके, बस ये वाला पार्ट थोड़ा सा समझने का है, मतलब आप सुन लो, क्योंकि जो वैल्यूज मैं यहां पर लिखूंगा वो सब आपको गिवन है। और मैं लिख देता हूं पेज नंबर 14, जो भी वैल्यूज मैं लिख रहा हूं वो सब आपको पेज नंबर 14 में गिवन है। IS 883, IS 883 पेज नंबर 14। ठीक है? ओके, सबसे पहले शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम की बात करते हैं। इन केस ऑफ टिम्बर, है ना, जो हमें कोड बताता है कि जो स्लेंडरनेस रेशियो है शुड बी लेस देन 11। अगर आपका शॉर्ट कॉलम आप डिजाइन कर रहे हो तो जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो 11 से कम होना चाहिए, है ना। अब हर कॉलम के लिए परमिसिबल स्ट्रेस होती है, मतलब कंप्रेशन में आप देखते हो परमिसिबल स्ट्रेस, है ना। अब
वो परमिसिबल स्ट्रेस तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ये था कि शॉर्ट कॉलम आप डिजाइन कर रहे हो या इंटरमीडिएट कॉलम डिजाइन कर रहे हो या लॉन्ग कॉलम डिजाइन कर रहे हो, तो जो एक्चुअल में यहां पर स्ट्रेस होगी कंप्रेशन में उसे मान लेते हैं एफ सी, है ना। मतलब एफ सी इज जो शॉर्ट कॉलम में या जो भी आप कॉलम डिजाइन कर रहे हो वहां पर एक्चुअल स्ट्रेस है एफ सी, ठीक है। तो इन द केस ऑफ शॉर्ट कॉलम कोड ये कहता है कि जो एक्चुअल स्ट्रेस होगी एफ सी वो बराबर होगी परमिसिबल स्ट्रेस के, ठीक है। अब ये परमिसिबल स्ट्रेस कौन सी है, ये है कंप्रेशन पैरेलल टू दी ग्रेन, क्योंकि हम कॉलम डिजाइन कर रहे हैं और कॉलम्स में ग्रेन के पैरेलल लोडिंग होती है, तो ये कौन सी होगी, पैरेलल टू दी ग्रेन। ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगी कि आपका इनसाइड लोकेशन है, आउटसाइड है या वेट है, जो भी वैल्यू, सपोज अगर आपकी इनसाइड लोकेशन की वैल्यू है 9.8 मेगापास्कल, तो जो एक्चुअल में आप अभी शॉर्ट कॉलम डिजाइन कर रहे हैं उसकी भी कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, 9.8 मेगापास्कल, ठीक है। ये कोड में लिखा हुआ है, पेज नंबर 14 में आप देखोगे यहां पर ये वैल्यूज लिखी हुई, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट कॉलम। अब यहां पर हम इंटरमीडिएट कॉलम में डिजाइन करते हैं। इंटरमीडिएट कॉलम, अब इंटरमीडिएट कॉलम में क्या होता है, अब मैंने फॉर्म फैक्टर की आपकी बात की थी ना, अब ये डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट कॉलम डिजाइन कर रहे हैं, यहां पर हम एक फॉर्म फैक्टर आपका काउंट में आता है। तो अगर आपका स्लेंडरनेस रेशियो 11 के बराबर है या उससे ज्यादा है बट के 8 से कम है, जो यहां पर फॉर्म फैक्टर यूज होता है वो होता है, फॉर्म फैक्टर जो यहां पर यूज होता है दैट इज के 8, ठीक है। और के 8 की वैल्यू होती है सॉरी 0.584 अंडर रूट ई अपॉन एफ सी पी। याद नहीं करना है आपको, पेज नंबर 2 कोड में ये वैल्यू के 8 की गिवन है। जो फॉर्म फैक्टर यहां पर यूज होगा दैट वुड बी के 8 और पेज नंबर 2 में ये वैल्यू आपको गिवन है के 8 की। तो आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको पता है ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एफसीपी क्या है, जो टेबल मैंने आपको दिखाया था वहां से पैरेलल टू द ग्रेन पे अपनी लोकेशन के लिए वैल्यू देखिए, अपने पर्टिकुलर टिम्बर के लिए वो वैल्यू हो जाएगी एफसीपी, ठीक है। सो अगर आपका स्लेंडरनेस रेशियो, जो स्लेंडरनेस रेशियो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 है बट लेस देन के 8 है, बट लेस देन के 8 है, तो आपका कॉलम कौन सा हो जाता है, इंटरमीडिएट कॉलम आपका बन जाता है इंटरमीडिएट, ठीक है। और यहां से जो अब यहां पर इंटरमीडिएट कॉलम के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी वो कितनी होगी, दैट वुड बी एफ सी इज इक्वल टू, मैं वैल्यू लिख देता हूं लेकिन फिर से पेज नंबर 14 फॉर इंटरमीडिएट कॉलम एफसी की वैल्यू आपको गिवन है, एफसीपी कौन सी वैल्यू है, जो आपने टेबल में देखी है ये वाली, एफसीपी 1 माइनस 1/3 एस अपॉन के 8 एस अपॉन के 8 इंटू डी, एस अपॉन के 8 इंटू डी टू द पावर 4, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू क्या है, एफसीपी जो टेबल, एफसीपी की वैल्यू जो टेबल से देखोगे आपकी वो हो जाएगी, के 8 की वैल्यू यहां से आपने निकाल ली है, डी क्या है, द सेम लीस्ट लेटरल डायमेंशन, के की वैल्यू डी क्या है, सेम लीस्ट लेटरल डायमेंशन, सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, यहां से आपको मिल जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना लग रहा है, ओके। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज लॉन्ग कॉलम, थर्ड इज लॉन्ग कॉलम, ओके। अब देखो यहां पर क्या है वैल्यू, यहां पर स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है या फिर के 8 से कम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका इंटरमीडिएट कॉलम, तो यहां से आप क्लियर है, स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन के 8। अगर आपका स्लेंडरनेस रेशियो के 8 से
ज्यादा है तो आपका कॉलम कौन सा हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम। और यहाँ पर जो एफसी की वैल्यू होती है दैट इज 0.329 ई 0.329 ई अपॉन एस अपॉन डी टू दी होल स्क्वायर, एस अपॉन डी टू दी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एफसी की वैल्यू होती है, ये बन जाती है आपकी। अगेन ये जो एफसी की वैल्यू है ये गिवन है आपको पेज नंबर 14 IS कोड 883 पर। तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है कि आपका शॉर्ट कॉलम होगा तो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस आपको कितनी लेनी है, इंटरमीडिएट होगा तो आपको कितनी लेनी है, एंड आपका लॉन्ग कॉलम होगा तो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी लेनी है। ठीक है, बस अगर आपको इतना समझ में आ गया है आपका डिजाइन ऑफ कॉलम बहुत इजी। लास्ट थिंग जो समझने वाली है उसके बाद हम जल्दी से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। द मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर सॉलिड कॉलम, मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड। अब ये कैसे निकाला था हमने जब ब्रिक के लिए किया था, ब्रिक के लिए किया था तो क्या किया था, जो आपका सिलेंडरनेस रेशियो है इसको 12 मान लिया था हमने, है ना, क्योंकि शॉर्ट कॉलम हमने ये पता चल गया था कि हमें शॉर्ट कॉलम में डिजाइन करना है। अब शॉर्ट कॉलम के लिए जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो कितना था, 12 था, तो हमने 12 मान लिया था। यहाँ से L अपॉन डी इक्वल टू 12 किया, बिकॉज ये मैक्सिमम वैल्यू है तो ये मिनिमम मिलेगी। यहाँ से हमें ये मिल गया कि डी मिनिमम हम कितना लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ शॉर्ट डिजाइन करेंगे, यहाँ पर तो इंटरमीडिएट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो है ना वो होता है 50, मतलब सिलेंडरनेस रेशियो आपका 50 से ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब जो S अपॉन डी है, अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन डी है, दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन, दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 50, सॉरी ये इफेक्टिव लेंथ अपॉन डी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 50। कैन नॉट बी ग्रेटर देन 50 मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई आपकी 50, है ना। तो यहां से क्या करोगे, L इफेक्टिव अपॉन डी इज इक्वल टू 50। अगर 50 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो D क्या मिलेगी, D आपको मिलेगा मिनिमम, D की वैल्यू मिलेगी मिनिमम, है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगी। तो यहां से D मिनिमम का हमें फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज L इफेक्टिव अपॉन 50, यानी मिनिमम जो डेप्थ आपको कॉलम की रिक्वायर्ड होगी दैट इज L इफेक्टिव अपॉन 50। ओके, आई गेस क्लियर है यहां तक। ओके, बस इतना ही जरूरत थी हमें। अब हम डिजाइन करते हैं टिम्बर कॉलम। The question is saying design a timber column with pin jointed ends for the inside location। मतलब आपका K की वैल्यू कितना है 1, क्योंकि आपके दोनों एंड कैसे हैं पिन जॉइंटेड एंड्स हैं। लोकेशन आपकी इनसाइड है, इनसाइड लोकेशन है। लोड गिवन है 350 किलो न्यूटन, लोड गिवन है 350 किलो न्यूटन। जो आपकी अनसपोर्टेड लेंथ है S दैट इज गिवन 3.15 मीटर, है ना। और जो वुड गिवन है दैट इज टाइप ऑफ वुड इज K, टाइप ऑफ वुड इज K। और आपको ये कॉलम डिजाइन करना है जिसकी लेंथ है 3.15 मीटर, जिस पर लोड लग रहा है 350 किलो न्यूटन। टाइप ऑफ वुड गिवन है K, दैट इज पिन जॉइंटेड एंड्स ऑफ द कॉलम एंड लोकेशन इज इनसाइड। ओके, सो बहुत सिंपल डिजाइनिंग है इसका। सबसे पहला स्टेप है ना, आपको सबसे पहले क्या देखना है,
सबसे पहले ये देखो कि आपकी इफेक्टिव लेंथ क्या है। अब इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? K इंटू एस अनसपोर्टेड लेंथ एंड K फॉर द बोथ एंड्स पिन जॉइंट लेंथ कितना हमने बात किया? 1, तो 1 इंटू 3.15 मीटर, दैट इज 3.15 मीटर। तो इफेक्टिव लेंथ हमारी कितनी आ गई? 3.15 मीटर। ओके, देन सेकेंड स्टेप, मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड, मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड। ओके, सो मिनिमम डेप्थ हमने कैसे देखना है? मैक्सिमम सिलेंडर रेसिस्टेंस जितना लिख सकते हैं, और वो कितना है? 50 है। तो L इफेक्टिव अपॉन 50 इज इक्वल टू D मिनिमम, है ना। सो D मिनिमम इज इक्वल टू 3.15 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू D मिनिमम। और यहां से सॉल्व करते हो तो कितना आता है? ये आता है आपका मीटर में है, तो दैट इज 63 mm इज इक्वल टू D मिनिमम। यानी मिनिमम डेप्थ आपको कितनी लेनी पड़ेगी? 63 mm। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप 63 से कम ले लेते हो, सपोज 50 ले लेते हो, तो स्लेंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा? 3.15 अपॉन 50, 3.15 अपॉन 50, सॉरी, अगर सपोज आप D मिनिमम यहां से 50 mm लेते हो, 50 mm, है ना, तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ यानी 3150 डिवाइडेड बाय 50, यानी स्लेंडरनेस रेशियो क्या आ जाएगा? 63, है ना। और स्लेंडरनेस रेशियो हमने बात की है कितने? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 50 से, मतलब ये तो हो नहीं सकता है, इसीलिए आपको मिनिमम तो 63 mm लेनी पड़ेगी, ठीक है, जो आपकी डेप्थ है। अब यहां के बाद हम सिलेक्ट करते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से, फिर बाद में हम चेक कर लेंगे कि जो हमने सिलेक्ट की है डेप्थ, उससे हमें हमारी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर मिल रही है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही है तो फिर हम रिवाइज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम पहले स्टार्ट करते हैं लोअर डेप्थ से। आप क्वेश्चन में डायरेक्टली ज्यादा डेप्थ भी ले सकते हो, वो मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन अभी पहले समझ लो, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? थर्ड स्टेप, हमारा जो वुड है हम उसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। थर्ड स्टेप इज केल वुड, जिसके लिए FCP पैरेलल टू द ग्रेन इनसाइड लोकेशन, इसकी वैल्यू देख लीजिएगा टेबल में, दैट इज 5.10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 0.10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और जिसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 9.67 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अब मैंने सिलेक्ट किया है फोर्थ स्टेप में, मैंने सिलेक्ट किया है D इज इक्वल टू 100 mm। मैं D 100 mm लेना चाहता हूं, ठीक है। 63 से ज्यादा है, मिनिमम से ज्यादा ले रहा हूं बस, ठीक है। D 100 mm ले लिया, तो फिफ्थ क्या होगा? कौन सा कॉलम डिजाइन कर रहे हो, शॉर्ट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, उसको कैसे पता चलेगा? स्लेंडरनेस रेशियो से। तो फिफ्थ स्टेप टू फाइंड आउट द स्लेंडरनेस रेशियो, और स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ दैट इज 3150 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 31.5, 50 से कम है मतलब ठीक है। अब शॉर्ट कॉलम के लिए क्या होना चाहिए था? लेस देन 11, बट उससे तो ज्यादा है, तो आइदर तो ये लॉन्ग कॉलम होगा या इंटरमीडिएट कॉलम होगा। अब इंटरमीडिएट कॉलम के लिए 11 से ज्यादा, K8 से कम, है ना, तो हम यहां से निकाल लेते हैं K8, एंड K8 इज व्हाट? 0.584 अंडर रूट E अपॉन FCP, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, यहां तक दिख रहा है ना, 0.584 अंडर रूट E इज 9.67 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी FCP, 9.67 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5.10,
ठीक है 5.10। अब इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, मेरे पास वैल्यू आती है 25.43, 25.43 है ना। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा अपने आप। जो इसे सॉल्व करके वैल्यू आती है दैट इज 25.43। वीडियो पॉज कर लीजिए, अपने आप सॉल्व कर लीजिए, फिर प्ले करिए। ओके, अब हमें पता चल गया लेमडा 31.5 है, के 8 25.543 है, मतलब लेमडा इज ग्रेटर देन के 8, और ये किसकी कंडीशन है? लॉन्ग कॉलम की। दिस इज कंडीशन फॉर लॉन्ग कॉलम, यानी आपका कॉलम यहां से क्या आपको पता चल जाता है? लॉन्ग कॉलम। और अगर लॉन्ग कॉलम है तो आपको ये भी पता है कि लॉन्ग कॉलम के लिए एफ सी का वैल्यू क्या होता है? एफ सी फॉर द लॉन्ग कॉलम इज 0.329 E upon S upon D to the whole square, 0.329 E पेज नंबर 14 में गिवन है, अपॉन S अपॉन D to the whole square। पुट कर दो सारी वैल्यू, 0.329 इंटू E की वैल्यू 9.67 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई S अपॉन D, दोनों वैल्यू mm में पुट करते हैं, 3150 डिवाइडेड बाई 100 to the whole square, ये सेम वैल्यू है 31.5 आएगा, तो दैट इज 0.329 इंटू 9.67 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई 31.5 to the whole square। चलो कैंसिल लो, इसको सॉल्व करो, दैट इज 0.329 इंटू 9.67 into 10 to the power 3 divided by 31.5 to the whole square. This is 3.177, 3.177, न्यूटन पर एम स्क्वायर। जो मैक्सिमम स्ट्रेस है उससे कम है, मतलब ठीक है, 3.177 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, नाउ लास्ट स्टेप, सॉरी सेकेंड लास्ट स्टेप, जो भी स्टेप नंबर है यार मुझे याद नहीं है। अब लोड इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया। स्ट्रेस क्या है? एफ सी, जो इस लॉन्ग कॉलम में लग रही है। एरिया क्या है? बी इंटू डी, है ना। और लोड कितना कैरी करना है? लोड कैरी करना है, क्वेश्चन में गिवन है 350 किलो न्यूटन, है ना। सो 350 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन में क्यों किया? क्योंकि ये वैल्यू न्यूटन पर एम स्क्वायर में आ गई। पुट कर दो 350 इंटू 10 टू द पावर 3 एफ सी 3.177 इंटू बी इंटू डी 100। यहां से बी का वैल्यू निकाल लो, और यहां से बी का वैल्यू है 350 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 317.7, 1101.67, 1101.67 mm, ठीक है। in the column V cannot be greater than 3 times of D, और 3 times of D कितना है? यानी B cannot be greater than 3 into 100, D 100 था, यानी B cannot be greater than 300 mm। लेकिन B कितना आ रहा है? ये तो भाई 1 मीटर आ रहा है ना। ये फिजिबल लग रहा है क्या डिजाइन? डेप्थ आपका 100 mm और विड्थ आपकी 1 मीटर नहीं, है ना। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? मैंने जानबूझ के कम वैल्यू ली है ताकि आपको एक बार प्रोसेस समझ में आ जाए, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में क्या करना है। देखो हम डिजाइन ऐसे ही करते हैं, है ना। ये हो गया, अब हम डिजाइन करेंगे 120 mm, 150 mm। जिस वैल्यू पर
है ना, हमारा ये सेफ हो जाएगा और ये स्ट्रेंथ अचीव हो जाएगी, वो हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बन जाएगा और वही हम यूज करेंगे, है ना। बट एग्जाम में इतने रिपीटेशन का तो आपके पास टाइम नहीं होगा, है ना। सो हम क्या करेंगे, हम एक ज्यादा वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला तो हमें कंफर्म पता चल गया कि ये काम नहीं कर रहा है। अब अगर ये काम नहीं कर रहा है तो डी क्या एज्यूम करेंगे, सपोज मैंने एज्यूम कर लिया है डी इज इक्वल टू 250 है, डी इज इक्वल टू एज्यूम्ड डी इज इक्वल टू 250, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप, स्लेंडरनेस रेशियो इफेक्टिव लेंथ अपॉन डी, दैट इज 3150 अपॉन 250 and 3150 upon 250 is 12.60, ठीक है। अब देखो क्या ये शॉर्ट कॉलम है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये 11 से ज्यादा है, तो या तो ये इंटरमीडिएट है या फिर ये लॉन्ग है। और ये किस पर डिपेंड करता है, K8 पर, और K8 हम निकाल चुके हैं। K8 हमारा कितना आया था, K8 was 25.43, मतलब जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो 11 से ज्यादा है बट K8 से कम है। अब अगर 11 से ज्यादा है, K8 से कम है, तो कॉलम कैसा बन जाता है, कॉलम इज इंटरमीडिएट, है ना। इंटरमीडिएट इज, तो FC की वैल्यू क्या बन जाती है, FC की वैल्यू बन जाती है FCP 1 माइनस 1/3 S अपॉन K8D टू दी पावर 4, ये बन जाती है ना। और ये कहां पर गिवन है, पेज नंबर 14 पर। सारी वैल्यूज आपको पता है। FCP इज 5.1, 1 माइनस 1/3, S इज 3150, K8 25.43, D 250 mm to the power 4, ठीक है। ओके, इन सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। चलो 3150 डिवाइडेड बाय 25.43 into 250 to the power 4, 0.070 divided by 3, 0.023, 1 minus answer 0.976 multiplied by 5.1, 4.979 यानी 4.98 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FC की वैल्यू आ गई 4.98 mm स्क्वायर। अब वेट निकालो, नेक्स्ट स्टेप पे लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया 350 into 10 to the power 3, this is equal to FC 4.98 into 350 into 10 to the power 3, 4.98 multiplied by B and multiplied by D, और D कितना है 250 में, है ना। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सो 350 डिवाइडेड बाय 4.98 into 250, and that is 281.12, 281.12 mm। ये क्या हो गया B, है ना। अब देख लो B कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3D एंड 3D मतलब 250 mm, यानी B कैन नॉट बी ग्रेटर देन 750 mm एंड कितना आ रहा है 280, मतलब ठीक है। अब अगर कम कर दोगे वैल्यू तो ये लोड आपको अचीव नहीं करेगा, है ना। सपोज मैं 280 मान लूं वैल्यू, 280 यहां पर पुट करो। अगर आप 280 यहां पर पुट करेंगे तो क्या होगा 4.98 into 280 into 250, और वैल्यू आपको मिलती है 348.6 किलो न्यूटन। आप करके देख लो लोड क्या होगा। अगर सपोज आप इसे राउंड ऑफ करते हो कम में, है ना,
तो बी की जगह 280 हो जाएगा, डी आपका 250 है, स्ट्रेस इतना है, तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये आता है आपका 348, बट आपको चाहिए 350, मतलब जितना आपको चाहिए उतना अचीव नहीं हो रहा है, यानी इसे कम में राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो किस में राउंड ऑफ करेंगे, ज्यादा में, इसे मान लेते हैं 300 mm। अब चेक कर लो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या आ रही है, दैट इज 4.98 इंटू 300 इंटू 250 एंड 4.98 इंटू 300 इंटू 250 0.98 into 300 into 250. This is equal to 373.5. 373.500 न्यूटन आता है, ये किलो न्यूटन में चेंज करोगे 373.5, इतना लोड कैरी करेगा। ये आपको चाहिए 350, मतलब आपका डिजाइन सेफ है ना। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इफेक्टिव लेंथ निकालो, है ना, डिजाइन वैल्यूज देख लो टेबल से क्या क्या है, देन अब फिर क्या करना है, हमें चेक करना है कि हम डी क्या लें। अब डी यार जितना कम लोगे चांसेस आपके उतने बढ़ेंगे, तो डी मेरा ये एडवाइस है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस में 200 to 300 के बीच में अगर आप लोगे तो सेफ आता है, अनटिल और अनलेस कोई एब्सर्ड सा लोड आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो, है ना। अगर आपका लोड 300 to 400 के रेंज में है तो आप 200 से 300 के बीच में ले लो, अगर इससे ज्यादा है तो आप 300 ले लो, ठीक है। इन द मोस्ट ऑफ द केस सेफ आएगा। ओके, फिर चेक कर लीजिए कि आपका कॉलम कौन सा है, स्लेंडरनेस रेशियो निकालिए, K8 निकालिए, 3 केस आपको पता है, उनके बीच में लाई करेगा, आपको कॉलम पता चल जाएगा क्या है, फिर तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, आपको विड्थ आ जाएगी, दैट इज योर कंप्लीट डिजाइन। सो आई गेस कि आपको डिजाइन ऑफ टिम्बर कॉलम समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो हम वो डिस्कस कर लेंगे, आप मुझे फोन कर सकते हैं, हम या फिर जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हम वहाँ पर डिजाइन जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेंगे। तब तक प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने आसपास जो लोग रह रहे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है प्लीज़ उनकी मदद करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दैट इज टिम्बर बीम। ओके, थैंक यू एवरीवन।